मगरिब की अजानें गुजर चुकी थी, मगर मैं अभी तक घर से कौन सौ दूर था। सर्दी इस कदर तेज हो चुकी थी कि लगता था हवा जिस्म को काट रही है। मैं दोपहर को निकला था, इसलिए ना कोट साथ था, ना शाल, और ना ही जर्सी पहनने का ख्याल आया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ताया जान के काम ख़त्म होते होते शाम रात में बदल जाएगी। पहले इनके एक जानने वाले के घर सामान पहुंचाया, फिर एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। कभी फुर्सत लंबी होती गई और कभी वक्त मेरे हाथ से निकलता चला गया, यहाँ तक कि बाजार ही में अजानों की आवाज़ गूंजने लगी। मैंने जल्दी में मोटरसाइकिल स्टार्ट की। आगे सामान लटका हुआ था और मैं खुद सर्दी से कांपता हुआ सड़क पर निकल आया। चेहरा खुला था और ठंडी हवा यूं नाक के अंदर घुस रही थी जैसे सांस के साथ बर्फ उतर रही हो। आंखें खुली रखना मुझ पर बोझ बन गया था। दिल चाह रहा था पल भर के लिए बंद कर लूं, मगर जानता था जरा सी गफलत मुझे सड़क पर गिरा सकती है। हाथ जिनसे मैंने हैंडल पकड़ा हुआ था आहिस्ता आहिस्ता सुन हो रहे थे। यूं लग रहा था जैसे उंगलियां किसी भी लम्हे मेरा साथ छोड़ देंगी। सिर्फ बंद जूतों ने पाँव को सर्दी से बचा रखा था, वरना पूरा जिस्म जैसे शल हो चुका था। हर मोड़ पर दिल में खौफ उभर रहा था कि कहीं आज का सफ़र यही ख़त्म ना हो जाए। मगर 15 मिनट की इस तवील जद्दोजहद के बाद जब मैं घर के दरवाजे तक पहुंचा तो बेइख्तियार ज़बान से शुक्र निकला, क्योंकि दिल गवाही दे रहा था कि आज मैं बाला बाल बचा हूँ। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, एक बार फिर दूसरी बार, मगर अंदर मुकम्मल खामोशी थी। कोई आहट न आई और इसी खामोशी ने मेरे दिल में एक अनजाना सा खदशा भर दिया कि शायद आज की रात सिर्फ सर्दी ही नहीं, कोई और इम्तिहान भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर के सब लोग अचानक कहाँ गायब हो गए हैं। दिल में तरह तरह के वहम सर उठा रहे थे कि कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। तकरीबन 5 मिनट की बेचैनी के बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और सामने अम्मी को खड़ा देखकर मैं ठिठक सा गया, क्योंकि जब मैं दोपहर को निकला था तो तेज़ बुखार ने इन्हें बिस्तर से लगा रखा था। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल अंदर ढकेली ही थी कि देखा वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ रही हैं। ये मंजर मेरे लिए और भी हैरान कुन था। मैंने इन्हें आवाज़ दी तो वह सहन के बीच रुक गई। मैं गाड़ी एक तरफ लगाकर फौरन इनके पास पहुंच गया। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, अम्मी आप तो बीमार थी। फिर ये क्या जिद है? मैंने तो ख़ास तौर पर कहा था कि आप बिस्तर से ना उठें। डॉक्टर ने भी साफ हिदायत दी थी कि आराम करेंगी तो तबीयत संभल जाएगी। आप कोई बच्ची तो नहीं जो अपने सेहत से इस तरह लापरवाही करें। शायद मेरी आवाज़ में फ़िक्र सख्ती बनकर निकल आई थी, इसलिए वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली कि तुम जानते हो बेटा, मुझे खाली बैठना कभी नहीं आता। जब तक हाथ चलते रहें दिल को चैन नहीं मिलता, और वैसे भी अब बुखार कुछ कम है। ये कहते हुए उन्होंने नज़रें मुझसे चुरा ली और बात बदलते हुए कहा कि मैं बस रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तुम पहले जाकर शाल ओढ़ लो, ठंड बहुत है। मैं तुम्हारे लिए खाना भेज देती हूँ। मगर इनकी इस मुस्कुराहट के पीछे मुझे यह अनजानी सी कमज़ोरी महसूस हुई, जैसे वो अपनी तकलीफ़ छुपा रही हो। और इसी लम्हे मेरे दिल में यह खदशा जाग उठा कि शायद अम्मी की ये मेहनत सिर्फ आदत नहीं बल्कि कोई मजबूरी है जिसका बोझ वो अकेले ही उठाए फिर रही है। इसीलिए अम्मी की बात सुनकर भी मेरे दिल ने फौरन यकीन नहीं किया, मगर माँ के लफ्ज़ों पर शक करने की हिम्मत भी कहाँ होती है। मैंने खुद को समझाया और आहिस्ता से कहा कि ठीक है अम्मी, मैं कमरे में जा रहा हूँ, बस खाना ज़रा जल्दी भिजवा दीजिएगा। ये कहकर मैं मुड़ा ही था कि ज़हन में आया आज कुछ गर्म पानी पी लिया जाए। वैसे भी इन दिनों में खाने पीने में एहतियात कर रहा था। रोज़ खाने से पहले नीम गर्म पानी पीना मेरी आदत बन चुका था। शायद इसी वजह से वज़न कुछ कम होने लगा था और दिल चाहता था कि खुद को मज़ीद बेहतर बना सकूं। मैं जैसे ही बावर्ची खाने के दरवाजे के करीब पहुंचा, एक तेज़ आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। चच्ची की आवाज़ थी, गुस्से और हक़ारत से भरी हुई, जो अम्मी पर बरस रही थी कि ये कैसी सब्ज़ी बनाई है। बीमारी का मतलब ये नहीं कि ज़रा सा भी ध्यान न रखा जाए नमक चखा है या नहीं। ये खाने के काबिल नहीं, जहर जैसा जायका है। अब ये सब तुम ही खाओ, हमारे लिए कुछ और बनाओ। अम्मी बुखार की हालत में खामोश खड़ी थी
और इन्हीं लम्हों में मुझे सब समझ आ गया कि इन्हें आराम नहीं बल्कि ज़बरदस्ती किचन में घुसीट गया है। मेरा दिल चाहा अंदर जाकर चच्ची का हाथ पकड़ लूं, अम्मी के हक में बोलूं, मगर अचानक अब्बा की वो पुरानी बातें याद आ गई जिन्होंने मुझे हमेशा खामोश रहने का सबक दिया था, और मेरे कदम जैसे ज़मीन में गिर गए। इसी दौरान चच्ची ने फिर हुक्म जमाया कि अब ये ड्रामा बंद करो, हम ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे, फ्रिज से गोश्त निकालो और हमारे लिए चिकन कढ़ाई बना दो, तब जाकर तुम्हें कमरे में जाने दिया जाएगा। इस एक जुमले ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया, क्योंकि मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि अम्मी की मुस्कुराहट के पीछे बीमारी नहीं, एक मजबूरी छुपी है, और इस मजबूरी का बोझ सिर्फ वही नहीं बल्कि मैं भी खामोशी से उठा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी इस सब पर एक लफ्ज़ क्यों नहीं बोल रही। कभी कभी दिल में इनके लिए और अब्बा के लिए गुस्सा भी उभरता था कि वो चिच्चा और चच्ची के सामने इस तरह बेज़बान क्यों बन जाते हैं। आखिर हम भी इसी घर का हिस्सा हैं, हमारा भी इतना ही हक बनता है। फिर हम किस जुर्म की सज़ा नौकरों की तरह ज़िंदगी गुजार के भुगत रहे हैं। अभी यह ख्याल पूरी तरह ज़हन में बैठा भी नहीं था कि एक और पुराना ख्याल इस पर हावी हो गया। वही नसीहत जो अब्बा बार बार दोहराते थे कि हम कमज़ोर हैं, हमें खामोश रहना है और जो कुछ हो रहा है इसे किस्मत समझकर बर्दाश्त करना है। मुझे पानी गर्म करने के लिए किचन जाना था, इसलिए जानबूझकर मैंने कदमों की आहट पैदा की ताकि अंदर वालों को अंदाज़ा हो जाए कि बाहर कोई मौजूद है। मेरी हल्की सी हरकत पर चच्ची की आवाज़ एकदम रुक गई। शायद वो कुछ समझ गई थी या शायद खामोशी ही इनका जवाब थी। अम्मी तो वैसे भी सर झुकाए खड़ी थी। मैं किचन में दाखिल हुआ तो अम्मी ने फौरन खुद को संभालते हुए कहा कि बेटा तुम यहाँ क्यों आ गए हो? मैं अभी खाना लेकर आ ही रही थी, मगर इनकी आंखों में ठहरी हुई नमी और लरसती आवाज़ मुझे सब कुछ बता रही थी। इसी दौरान चच्ची फ्रिज से गोश्त निकालकर स्लैब पर रख गई और बगैर खींचे देखे वहां से चली गई, जैसे ये तय हो चुका हो कि ये काम अब अम्मी ही करेंगी। चंद लम्हों में किचन में सिर्फ हम दोनों रह गए थे। अम्मी ने मेरे कहने पर पानी गर्म करना शुरू किया और मैं स्लैब के साथ टेक लगाकर इस पूरे मंजर को खामोशी से देखता रहा। दिल चाह रहा था कि इनसे बात करूं, इनका हौसला बढ़ाऊं या कम से कम इनके आंसू रोक लूं, मगर मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि मुझे लगा कि इस वक्त मेरे अल्फाज भी शायद इनके ज़ख्मों पर नमक बन जाएंगे, और यही खामोशी इस लम्हे का सबसे भारी बोझ बन चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी एक बात अम्मी की ज़ब्त को तोड़ दे। वो औरत जिसे मैंने हमेशा मजबूती की मिसाल समझा था, मैं इसे अपने सामने कमज़ोर होते नहीं देख सकता था। बचपन से मैंने इन्हें हर हाल में सहारा बनते देखा था, इसलिए दिल ने गवारा न किया कि वो अपने जवान बेटे के सामने जज्बात के हाथों बेबस होकर रो पड़े। अम्मी ने खामोशी से मेरे लिए पानी गर्म करके दिया और मैं वो प्याली उठाकर अपने कमरे में आ गया। मगर अजीब बात यह थी कि जिस पानी के लिए मैं आया था अब वो हलक से उतरने को तैयार नहीं था। मैंने प्याली मेज़ पर रख दी और कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। जर्सी पहन चुका था, जूते भी पाँव में थे, इसलिए जिस्म को सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, मगर दिल के अंदर एक ऐसी ठंड उतर चुकी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। चंद लम्हों बाद अम्मी खाना लेकर आई, प्लेट रखकर बगैर रुके वापस मुड़ गई। मैंने इन्हें आवाज़ दी तो बस इतना कहकर निकल गई कि किचन में अभी बहुत सा काम बाकी है। बुखार के बावजूद इनका यूं खुद को थकाना मुझे अंदर से तोड़ रहा था, और ये एहसास कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा मेरे लिए जिल्लत से कम ना था। इसी लम्हे मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि अगर मैंने अब भी खामोशी इख्तियार की तो यह खामोशी ही हमारे हिस्से का मुकद्दर बन जाएगी। और शायद इसी दिन मेरे अंदर यह फैसला जन्म ले चुका था कि अब मुझे अपने माँ बाप के लिए आवाज़ उठानी होगी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। खाना खाने के बाद मैं दिल का बोझ हल्का करने के लिए कमरे से बाहर निकल आया। रात की सर्द हवा चेहरे से टकरा रही थी, मगर इस सर्दी में भी मुझे एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे मेरे अंदर बरसों से दबी हुई बगावत आहिस्ता आहिस्ता जाग रही हो। खाना खाने के बाद भी मेरे लिए एक जगह बैठना मुमकिन नहीं था। दिल में अजीब सी बेकरारी थी जो मुझे बार बार सहन की तरफ खींच लाती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इधर से इधर टहल ही रहा था
कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और चिच्चा बाहर निकलते दिखाई दिए। मुझे देखते ही वो सीधा मेरी तरफ बढ़े और मैंने दिल में सोच लिया कि शायद यही वो लम्हा है जब अब बात हो ही जाए। मगर उन्होंने सलाम या हाल पूछने की बजाय तेज़ लहजे में कहा कि इस वक्त सहन में क्या कर रहे हो। मैंने कितनी बार समझाया है कि रात को अपने कमरे में रहा करो, ज़रा भी शर्म नहीं आती। इनका अंदाज ऐसा था जैसे मैंने कोई संगीन जुर्म कर दिया हो। मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया कि चिच्चा, मैं अपने ही घर के सहन में चल रहा हूँ, इसमें शर्म की कौन सी बात है। मेरे ख्याल में तो ये कोई गलत काम नहीं। मैंने पहली बार इनके सामने आवाज़ नीचे नहीं की थी और शायद यही बात इन्हें हमेशा खुलती थी कि मैं मुकम्मल खामोश रहने वालों में से नहीं था। मेरी बात सुनकर वो और भड़क गई। बोले कि ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं, अपने छोटे से दिमाग पर इतना ज़ोर मत डालो कि तुम ये सब समझ सको। ये बातें तुम्हारे लेवल की नहीं है, यहाँ से फ़ौरन दफ़ा हो जाओ। फिर अचानक उन्होंने ये कैसा जुमला कहा जिसने मेरे अंदर की सारी बर्दाश्त तोड़ दी। उन्होंने इल्ज़ाम भरे अंदाज में कहा कि मेरी बेटियां कमरे से निकलती रहती हैं, कहीं तुम इन्हें घूर तो नहीं रहे। इसी लम्हे मुझे सब कुछ साफ नजर आने लगा। ये सिर्फ डांट नहीं थी बल्कि मेरी इज्जत को रोनने की कोशिश थी और मैं समझ गया था कि ये खामोशी का नहीं बल्कि फैसला करने का वक्त है, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी नहीं रही थी बल्कि मेरे किरदार और मेरे माँ बाप की इज्जत पर आ चुकी थी। मुझे इसी लम्हे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे क्यों सहन छोड़ने का कह रहे हैं। इसलिए मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि चिच्चा, आप जो कह रहे हैं वो आपकी सोच हो सकती है, मगर आप ये भी जानते हैं कि वो दोनों मेरी बहनों जैसी हैं। मैंने कभी इन्हें गलत नज़र से नहीं देखा, इसलिए कम से कम इस बात का ख्याल तो रखें। फिर मैंने साफ लफ्ज़ों में ये भी कह दिया कि ये घर जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो आखिर कहाँ जाऊँगा। मेरी बात मुकम्मल होते ही इनके चेहरे पर ऐसी नफरत उभरी जैसे वो मुझे इसी वक्त कुचल देना चाहते हों। वो गुस्से से बोले कि मैंने पहले ही कहा था, अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। तुम इस काबिल ही नहीं कि मेरी बात समझ सको और ना ही मुझे समझाने की जरूरत रखो। बहुत बड़े बने फिर रहे हो, फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे और मैं खामोशी से मुड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था कि पीछे से दोबारा आवाज़ आई। हाथ के इशारे से उन्होंने मुझे वापस बुलाया। मैं करीब पहुंचा तो उन्होंने अचानक सामान के पैसों का मुतालबा कर दिया और तंज़े अंदाज में कहा कि कुछ ना कुछ रकम तो ज़रूर बची होगी। मैंने तहमील से जवाब दिया कि एक पैसा खर्च हो गया है। मैंने आपको बिल भी दे दिया था, आप खुद देख सकते हैं। ये सुनकर उन्होंने वही बिल जेब से निकाला। देर तक घूरते रहे, फिर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने ज़रूर कोई हेर फेर की होगी, क्योंकि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आइंदा मैं तुम्हें सिर्फ इतने ही पैसे दूंगा जितने की चीज़ खरीदनी हो, मुझे तुम पर ज़रा सा भी एतबार नहीं। ये कहकर वो पलटने और ऐसे चले गए जैसे अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया हो और मैं वही साकित खड़ा रह गया, मेरे पाँव जैसे ज़मीन से जुड़ गए हों। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे सिर्फ मशकूक नहीं बल्कि नौकर से भी कमतर समझ लिया है और ये एहसास मेरे अंदर ऐसी चोट बनकर उतरा कि मैं जान गया ये ज़िल्लत वक्ती नहीं बल्कि बरसों से सोची समझी हुई है, जिसे वो हर बार मुझे नीचा दिखाकर ताज़ा कर देते हैं। मुझे मालूम था कि वो लोग न सिर्फ मुझ पर बल्कि अम्मा और अब्बा पर भी अपनी छाँव डालकर हुक्मरानी कर रहे हैं। और आखिरकार मैं खामोशी के साथ अपने कमरे में वापस आ गया। मेरे दिमाग में ख्यालात का तूफान उठ रहा था, गुस्सा भी खून में उबल रहा था, मगर क्या करूं। अम्मा की कमज़ोरी और अब्बा की गैर मौजूदगी, जो 2 दिन से चिच्चा के कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे, इसने मुझे मजबूर कर रखा था। दुकान बंद होने की वजह से हमें माली नुकसान भी हो रहा था, लेकिन इनके सामने बोलने की ताकत हम में ना थी। मैंने दिल में सोचा कि जैसे ही अब्बा वापस आएंगे मैं इनसे बात करके हमारा हिस्सा अलग करवा लूँगा, ताकि हम अपनी ज़िंदगी गुलामी में नहीं गुजारें। मैं बिस्तर पर लेटा आंखें बंद किए मुस्तकबिल के सपने बुनते और बिखरते देख रहा था। दूसरों के लिए इतवार का दिन खुशी और सुकून का पैगाम होता है, लेकिन मेरे लिए ये बस एक और मेहनत का दिन था। जब चिच्चा के सारे काम मुझ पर डाले गए,
इस दौरान सोमवार की सुबह भी आ गई और मैं जल्दी से उठकर नमाज अदा की, फिर अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई में मशगूल हो गया। मेरा डिग्री का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और अगले चंद दिनों में जॉब के इंटरव्यूज़ भी थे, इसीलिए दिन में बेसब्री और जोश दोनों मौजूद थे। मैंने इरादा कर लिया था कि जैसे ही कामयाब हो जाऊंगा, अब्बा को इनके मुश्किलात वाले काम से निजात दिलाऊंगा, क्योंकि अब वो बीमार पड़ने लगे थे और वो मेहनत करना जो पहले आसान लगता था, अब इनके लिए ये कज़ाब बन चुका था। इसी सोच में मैं रात तक बैठा रहा। दिल में एक छुपी हुई उम्मीद भी जगमगा रही थी कि शायद एक दिन ऐसा आए जब हम खुद अपने फैसले करें, अपने ख्वाब सजाएं और चिच्चा की जुल्मत से आज़ाद हों। मगर मेरे जहन में एक और ख्याल भी था जो संभाले रखना पड़ता था। किसी भी जल्दबाजी में आने से पहले सही वक्त का इंतज़ार करना ज़रूरी था, वरना नतीजा हमेशा ख़तरनाक साबित होता। सुबह की रोशनी अभी किचन में फैल ही रही थी कि मैं नाश्ता करने के लिए अंदर दाखिल हुआ। अम्मा और चाची के साथ महरू भी वहाँ मौजूद थी। महरू 15 साल की नन्ही फूल सी लड़की थी, चिच्चा की सबसे छोटी बेटी, और इसकी उम्र मेरे लिए मोहब्बत भरी जिम्मेदारी की तरह महसूस होती थी। वो हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई कहती थी, जबकि चिच्चा की बड़ी बेटी का रवैया अक्सर सख्त और गुस्से भरा रहता। शायद ये चिच्चा चच्ची की असरात का नतीजा था। अम्मी ने नाश्ता मेरे लिए तैयार कर रखा था और मैं किचन में बैठकर इसे खामोशी से खाने लगा। महरू भी पास बैठी थी और हम दोनों छोटी छोटी बातों में मसरूफ हो गए, कभी हंसते कभी राजदाना बातें करते। नाश्ता ख़त्म होने के बाद मैंने इसे बाइक पर बिठाया और स्कूल के लिए रवाना हो गया। ये देखकर दिल में अजीब सी तलखी हुई कि चिच्चा, जो सारा दिन घर पर रहते और छोटे छोटे काम तो करवाते रहते हैं, अपने बच्चों को स्कूल तक ले जाने की फिक्र नहीं करते। हालांकि वो बिल्कुल सेहतमंद थे और मोटरसाइकिल भी चला सकते थे। अब्बा की हालत भी दिल गिरफ्तार करने वाली थी। बीमारियों ने इनका जिस्म कमज़ोर कर दिया था और माली मुश्किलात ने इन पर मज़ीद दबाव डाला था। चिच्चा की मुसलसल तनकीद और दबाव ने न सिर्फ इन्हें जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी बोझल कर दिया था। मैंने महरू को स्कूल छोड़ने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए रवाना किया और एक नए दिन की शुरुआत की। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा ही था कि चिच्चा की कॉल आई। वो अपनी ख़ास झंझलाहट भरे अंदाज में बोल रहे थे कि इन्हें मुझसे कोई काम था और वो फ़ौरन घर वापस आने का हुक्म दिया। मैंने फ़ोन उठाते ही कहा, चिच्चा ये क्या बात है, आज यूनिवर्सिटी भी जाना है, यह अचानक क्या काम निकल आया। मगर इनके लहजे में वही हिकमत और दबाव था जो हमेशा महसूस होता था और मैं जान गया कि आज भी एक दिन मेहनत और बर्दाश्त का होने वाला है। इसी लम्हे दिल में एक छुपी हुई ख्वाहिश भी उभरी कि कब हम इस घेराव से आज़ाद होंगे, कब मैं अपने माँ बाप और छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ कर सकूंगा। मगर अभी वक्त था सब्र का और ये सोचकर मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि हर कदम आगे सोच समझकर उठाना ज़रूरी था। मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद था और जल्दी ही मेरा तीसरा लेक्चर शुरू होने वाला था। अभी छुट्टी का वक्त भी नहीं आया था, इसलिए मैं घर आने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता था। मैंने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, चिच्चा अगर कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं यूनिवर्सिटी से आते हुए वो सब कर दूंगा। मगर जैसे ही ये अल्फाज चिच्चा तक पहुँचे, इनके लहजे में गुस्से की एक झलक सी महसूस हुई और उन्होंने फ़ोन अचानक बंद कर दिया। मैंने सोचा कि बिलावजह दिल पर बोझ न लूं और फ़ोन जेब में रख दिया, लेकिन अंदर ही अंदर दिल पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। ये नहीं जानता था कि यूनिवर्सिटी से घर वापस पहुंचने पर मुझे क्या देखने को मिलेगा। जब यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई और मैं महरू को बाइक पर बिठाकर घर पहुंचा, तो सहन में चिच्चा धूप में बैठे माल्टे खा रहे थे। इनके चेहरे पर गुस्सा इतना वाज़ा था कि जैसे मैंने जानबूझकर इनका कोई नुकसान कर दिया हो। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन महरू ने ज़ोर से आवाज़ दी, भाई बाबा आपको बुला रहे हैं। इस लम्हे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं चिच्चा के सामने खड़ा हुआ, हाथ बांधे, नज़र झुकाए और बैग कंधे पर लटकाए, जैसे एक छोटा सा बच्चा सजा के इंतजार में खड़ा हो। अंदर से हिम्मत करना चाह रहा था, लेकिन आंखें उठाकर इनके सामने देखने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था कि अगरचा मैं अक्सर अपनी बात बोल देता हूँ, मगर चिच्चा मेरे बड़े और मेरे घर के सरबराह थे और मैंने हमेशा इनके सामने एहतराम के लिए नज़रें नीचे रखे हैं।
अब्बा ने बचपन में यही सिखाया था, बेटे बड़े के सामने आंखें नीचे रखना मगर दिल में हौसला रखना, और मैंने हमेशा इस उसूल पर अमल किया। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। दिल में एक छोटी सी आग जल रही थी, जैसे एक दिन आएगा जब मुझे न सिर्फ अपनी इज्जत के लिए बल्कि अम्मा बाप और बहन भाइयों के लिए भी कुछ कहना पड़ेगा। चिच्चा की आंखों में गुस्से के साथ एक पुरस्कार तनाव भी था, और मैं समझ गया कि आज का ये वाक़या सिर्फ मामूली डांट नहीं बल्कि ये एक ऐसा सबक होने वाला है जिसने मेरे अंदर छुपी ताकत को जगाने का इरादा कर लिया है। चिच्चा सहन में चारपाई पर बैठे थे और अचानक बगैर किसी पेशगी इंतबा के उठे और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। ये सब कुछ चच्ची और निमरा की मौजूदगी में हुआ। जैसे ही थप्पड़ लगा, चच्ची फौरन रुख मोड़कर दूसरी तरफ हो गई, जैसे वो ये वाक़या देखना भी नहीं चाहती थी, और निमरा अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी छुपा रही थी। लेकिन मैं देख सकता था कि वो भी अंदर से मेरे ऊपर हंस रही थी। मैंने गुस्से में आकर कहा, चिच्चा ये क्या किया आपने? मेरी क्या गलती थी कि आपने मुझ पर हाथ उठाया? मेरा गुस्सा कुछ ज्यादा ही शदीद था। शायद ये ननियाल से मुझे विरासत में मिला था। अम्मी कभी सख्त गुस्से में नहीं होती, मगर मेरे मामू बड़े हमेशा शदीद गुस्से वाले थे, और अम्मी अक्सर कहती थी, बेटे तुम इन्हीं पर गए हो। मैंने ये अल्फाज अदा किए ही थे कि चिच्चा ने फिर से मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने इनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया, और बस इसी लम्हे तो सहन में क़यामत सा माहौल पैदा हो गया। चिच्चा अपना हाथ छुड़वाए और फौरन अब्बा को कॉल करने लगी। इनके फ़ोन करने के अंदाज से मैं समझ गया कि अब्बा पहले ही वापस आ चुके हैं और दुकान पर मौजूद हैं। चिच्चा फ़ोन पर गुस्से के साथ चिल्लाने लगे, मुनीर तुम फौरन घर आओ, तुम्हारे बेटे ने हद ही कर दी है। मैं आज इसका हिसाब साफ कर दूंगा और तुम बस फौरन घर पहुंचो। इनकी हर बात में ठोंस और फैसला कुन लहजा था। मैं खामोश खड़ा रहा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और मैं जान गया कि आज का दिन पूरे ख़ानदान के लिए एक बड़ा ट्रैंगिंग पॉइंट होने वाला है। चिच्चा की बातें सुनकर जब उन्होंने घर अलहदा करने का जिक्र किया तो मेरे दिल को अजीब सुकून महसूस हुआ। आखिरकार यही तो मैं चाहता था कि हम अपने लिए एक अलग पोर्शन बना लें। दरमियान में बस एक दीवार ही तो लगानी थी। यह कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हमारे इज्जत नफस और ज़ाती जगह के लिए यह इंतहाई ज़रूरी था। मगर दिल में यह कसरत भी था, अब्बा के आने के बाद यहाँ कौन सा हंगामा शुरू होने वाला है, इसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। 15 मिनट के अंदर ही अब्बा पुरानी मोटरसाइकिल पर घर पहुंच गए, और इनके चेहरे पर गुस्से की गहरे निशान वाज़ा थे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, मुझे डांटना शुरू कर दिया, तुमने चिच्चा के सामने ज़बान क्यों चलाई? मैं भी घबरा कर नहीं रहा और साफ कह दिया, अब्बा ये सब तो चिच्चा ने शुरू किया था। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि बगैर वजह के मेरे मुंह पर थप्पड़ पड़े। चिच्चा फौरन बोले, देख लो मुनीर, तुमने अपने बेटे को ऐसी तरबियत दी है। आज तक हमारे बच्चों ने मेरे सामने ज़बान नहीं चलाई, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह बदतमीज़ निकल आया। इनकी हर बात में ढोंस और तनस झलक रहा था। वो ना सिर्फ मेरे बल्कि अब्बा के सब्र की भी कसौटी ले रहे थे। अब्बा खामोशी खड़े थे, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में शिद्दत थी। मैंने इनकी तरफ हाथ के इशारे से देखा और दिल में सोचा, अब्बा आप अपने हक के लिए कुछ बोले, बस अब खामोश मत रहे। अंदर एक नया अज़म जाग रहा था, जैसे आज के दिन ये फैसला होने वाला था कि हमारी ज़िंदगी और हमारी इज्जत नफस के लिए नए उसूल तय होंगे। अब्बा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया, मगर मैं दिल में हिचकिचाते हुए बोला, जी भाईजान, ये बताएं कि आपने मुझे इमरजेंसी में क्यों बुला लिया? अब्बा अपनी मामूल की संजीदगी में नहीं थे, बल्कि कुछ बेबसी और शर्मिंदगी के साथ खड़े थे, जैसे भीगी बिल्ली बने हो। और सामने चिच्चा चारपाई पर बैठे, शान शौकत के साथ हर जाविये से काबू रखते हुए। हम दोनों हाथ बांधे इनके सामने खड़े थे, मगर दिल के अंदर खौफ और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। चिच्चा ने धीरे से मगर मजबूत लहजे में कहा, मुनीर, आज तक मैंने तुम पर कितने एहसान किए हैं, लेकिन अब लगता है कि मुझे यह एहसान रोक देना चाहिए। तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। तुम्हारा बेटा अब इस घर में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े, मेरी रगों में खून जम गया
और मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। मैंने फौरी तौर पर अब्बा की तरफ देखा, मगर वो खामोश और जमी हुई नज़रों के साथ खड़े थे। मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। मेरा दिमाग फटने को था और मैंने हिम्मत करके दोनों के सामने ही सवाल उठाया, चिच्चा ये क्या मतलब है? हम ये घर छोड़ दें? ये हमारा भी तो घर है। मेरी बात सुनते ही चिच्चा के चेहरे पर एक तंजिया, कुछ संजीदा और कुछ ढोंस भरी मुस्कुराहट छा गई। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, खूबसूरत बात है, मगर तुम्हारे वालिद ने शायद तुम्हें नहीं बताया कि ये घर मेरे नाम पर है। जब चाहूँ तुम लोगों को यहाँ से निकाल सकता हूँ। बस ये तुम्हारे लिए एहसान है कि मैंने अब तक तुम्हें यहाँ रखा हुआ है। चिच्चा की बातें मेरे दिमाग में एक तूफान की तरह घूमने लगी। हर जुमले के साथ एक नई हकीकत मेरे सामने खुल रही थी और दिल में एक अजीब सा खौफ और नाराज़ी ने जगह बना ली थी। यह लम्हा सिर्फ हैरत अंगेज नहीं, बल्कि हमारे ताल्लुकात के लिए एक नया चैलेंज और फैसला कुन मोड़ भी साबित होने वाला था। मैंने अब्बा से पूछा, अब्बा ये क्या कहने का मतलब है? आखिर ये घर इनके नाम पर क्यों है? आप भी तो इनके भाई हैं और विरासत में आपका भी हिस्सा होना चाहिए। मेरी आवाज में असरब और जज्बात का तूफान था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब्बा की आंखों में छुपी हुई नमी मुझे खामोश करवा रही थी, लेकिन दिल की तेज धड़कन और अंदर का गुस्सा मुझे रो नहीं रहा था। अब्बा ने मुझे धीरे से कहा, इरफान चले जाओ, तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ चले जाओ। इनकी बातों से मैं समझ गया कि वो मुझे वहां से भेजना चाहते हैं, मगर मेरा दिल बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं था। मगर क्या करें, अब्बा की बात के आगे मेरी हिम्मत कमजोर पड़ गई। मैं खामोशी के साथ अपने कमरे की तरफ रवाना हुआ, दिल भारी और जज्बात बोझल। जैसे ही कमरे में पहुंचा, गुस्से और मायूसी के शिकार होकर मैंने वो महंगा परफ्यूम तोड़ दिया जिसे खरीदने के लिए मैंने 2 महीने सब्र किया था। ये परफ्यूम मेरे लिए सिर्फ खुशबू का जरिया नहीं, बल्कि यह खौफ और मेहनत की निशानी थे। और अब ये सब मेरे हाथों से फर्श पर बिखर गया। कमरा खुशबू से महक रहा था, लेकिन आज वो खुशबू मुझे बिल्कुल भी सुकून या खुशी नहीं दे रही थी। हर सांस के साथ मुझे चिच्चा के गुस्से और घर के जुल्म की याद आ रही थी और दिल के अंदर एक उदासी की लहर उठ रही थी। मेरे दिमाग में सोचें घूम रही थी कि क्या वाकई घर का इंसाफ ऐसा ही होना चाहिए? क्या हम हमेशा इनके ख्वाहिशात के आगे दबे रहेंगे? यह गुस्सा, मायूसी और एहसास नाइंसाफी मुझे अंदर से जकड़ रहा था और मैं जान रहा था कि यह लम्हा मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ है, जहां या तो मैं खामोश रहूंगा या अपनी आवाज बुलंद करके हक के लिए लड़ूंगा। आखिरकार ये सवाल मेरे ज़हन में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। अब्बा ने यह घर चिच्चा के नाम पर क्यों मुंतकिल किया? हर लम्हा ये सोचकर मेरे अंदर ये एहसास पैदा कर रहा था कि शायद हम वाकई चिच्चा लोगों से कम हैं, और दिल की गहराई में ये दर्द बढ़ता जा रहा था। इतने में तकरीबन 10 मिनट बाद अम्मी और अब्बा दोनों मेरे कमरे में दाखिल हुए और जैसे ही वो आए, अब्बा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। इनकी आवाज में गुस्सा और उदासी का मिलाजुला तासिर था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि भाई साहब के सामने इतनी बुलंद आवाज में बात करो? वो दुरुस्त कह रहे थे। अब्बा की निगाहों में मायूसी और दर्द छिपा हुआ था और इनके लहजे से साफ जाहिर था कि वो समझते हैं कि मैंने तरबियत में कोताही की है। इनके बच्चे कभी इनके सामने जबान नहीं चलते, मगर तुम हर वक्त बोलते रहते हो। ये कहते हुए वो कुर्सी पर बैठ गए और जैसे ही वो बैठे, इनकी आंखों में नमी और रोता सा तासिर वाज़ा हो गया। मैं दिल के भारी बोझ के साथ फौरन इनके कदमों में बैठ गया, हाथों से इनके कदम पकड़ लिए। जमीन पर बैठा, दिल में अस्तरब और उदासी के समंदर के साथ अम्मी भी मेरे पास बड़ी कुर्सी पर बैठी और इनकी आंखों में मोहब्बत और फिक्र का मिलाजुला इजहार था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अब्बा आपकी बातें समझ नहीं आ रही। मैं आपका फरमाबरदार बेटा हूँ और मुझे किसी की बेइज्जती बिल्कुल भी पसंद नहीं। बस यही वजह है कि मैं ये बात कर रहा हूँ। बराह करम इन तमाम इल्ज़ामात को एक तरफ रखें और मुझे ये बताएं कि ये घर वाला मामला असल में क्या है। इसी लम्हे अम्मा ने मुझे ये कैसी हकीकत बताई जिसने मेरे सारे अरमान और उम्मीदें ज़मीन बोस कर दी। मैं सुना तो था कि कुछ छुपी हुई बातें हैं, मगर इस वक्त वो राज मेरे सामने ऐसा खोला कि मैं लम्हों के लिए हक्का बक्का रह गया। दिल धड़क रहा था और दिमाग में 100,000 सवाल जन्म ले रहे थे।
मैं जान गया कि अब सब कुछ बदलने वाला है और ये रात सिर्फ ये काम झगड़े की रात नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मोड़ है जो मेरी जिंदगी का रुख ही बदल देगा। अब्बा ने अपने लबों से वो हकीकत बताई जिसने मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और दर्द दोनों पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब वो महज 15 साल के थे, इनके माँ बाप अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए और इस वक्त चिच्चा ने पूरे घर को अपने नाम करवा लिया था। इस वक्त अब्बा छोटे थे, मासूम और बेबस, और समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनके बड़े भाई ने इनके साथ ऐसा क्या करवा दिया। लेकिन जब समझ आ गई तब भी उन्होंने कभी अपनी बात नहीं मनवाई, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की इज्जत और मोहब्बत को जानते थे और वो हमेशा अब्बा का ख्याल रखते, खाने पीने का इंतजाम करते और जिंदगी के हर कदम पर इनके साथ थे। बाद में तो वह अम्मा से शादी करने में भी इनका साथ देते रहे और इस तरह अब्बा हमेशा चिच्चा के खर्चों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहे। ये सोचकर मैं हैरान रह गया कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई का हक खा भी सकता है और फिर ये कह सकता है, मैंने तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है, एहसान समझो। आज तक मुझे यह बात समझ में नहीं आई थी कि अब्बा चिच्चा से इतने डरते क्यों हैं, लेकिन अब वो सब कुछ खुलकर बता रहे थे। अब मुझे मालूम हुआ कि इनके माँ बाप जल्दी इस दुनिया से चले गए और फिर चिच्चा ही थे जिन्होंने अब्बा की जिंदगी संभाली। अब्बा पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज नहीं थे, वो बस आम बच्चे थे, इसीलिए चिच्चा ने इन्हें स्कूल से निकालकर दर्जी की दुकान पर काम सीखने के लिए डाल दिया। वहाँ अब्बा ने मेहनत के साथ काम सीखा, लेकिन दिल में हमेशा ये ख्याल रहा कि वो कभी भी चिच्चा की तरह बड़े और ताकतवर नहीं हो पाएंगे। दिलचस्प बात यह थी कि चिच्चा अपनी उम्र में अब्बा से बड़े थे, लेकिन इनकी औलाद से मैं इनसे बड़ा था और शादी के मामले में भी मेरा तजुर्बा पहले आया, जिससे मेरी ज़ाती ज़िंदगी में एक अलग जिम्मेदारी और दबाव पैदा हुआ। ये सब सुनते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि हर ताल्लुक़, हर फैसला और हर रिश्ते में ताकत, मोहब्बत और कुर्बानी के रंग ऐसे जुड़ जाते हैं कि बाहर से नजर आना आसान नहीं होता। और यही सबक मुझे अब्बा की ज़बानी सुनकर ज़िंदगी भर याद रहेगा। चिच्चा के यहाँ औलाद शादी की 8-10 साल बाद ही हुई थी, इसलिए मैं इनके बच्चों से बड़ा था और यह हकीकत सुनकर मैं जैसे मुकम्मल तौर पर सोच में डूब गया। अम्मा की बातें सुनते हुए मेरा दिमाग और दिल दोनों हैरत ज़दा रह गए। मैंने दिल में कहा, अब्बा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब्बा ने आंखें भरी, लेकिन जज्बात में सर हिला दिया। मैंने दिल की बात कह दी, अब्बा आप चिच्चा को जितना भी खैर ख्वाह समझ ले, वो आपके खैर ख्वाह नहीं है, बल्कि दरअसल दुश्मन है। उन्होंने आपके हक में कुछ नहीं किया, बल्कि नुकसान पहुंचाया है। अगर वो आपको इस वक्त दर्जी की दुकान पर ना बिठाते तो शायद आज आपकी ज़िंदगी एक मुख्तलिफ रास्ते पर होती। अब्बा ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था, ये तुम्हारे चिच्चा का एहसान है कि उन्होंने मुझे किसी न किसी काम पर लगा दिया। अगर वो ना लगाते तो आज मैं कमाने के काबिल भी ना होता। ये बात सुनकर मैं अपने दिल में मजीद उलझन महसूस कर रहा था, जैसे मोहब्बत और नफरत के दरमियान एक बारीक लकीर खींच गई हो। अम्मा भी अब्बा के पीछे चली गई और मैं वह खड़ा रहा, अपने सर पर हाथ रखे, बाल नोचते हुए खुद को बेबस महसूस कर रहा था। चिच्चा का जुल्म बहुत बड़ा था और मैं इसे रोक नहीं सकता था, लेकिन इनसे नफरत करना मेरे बस में था। पहले भी मेरी इनसे मोहब्बत कम थी, मगर अब नफरत की शिद्दत और बढ़ गई थी। वक्त गुजरता गया और मैं रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाता रहा। आखिरी सेमेस्टर में दाखिल था और हर लम्हा मैंने अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश की। चिच्चा और चच्ची हर रोज़ मुझे दबाव में रखते, कहते कि तुम बाप के साथ जाकर दर्जी की दुकान पर बैठो ताकि घर में कुछ पैसे आए, और उल्टा तुम अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी कमाते नहीं हो। इनकी बातें मेरे दिल में गूंजती रहती थी, लेकिन मैं अपनी तालीम और मुस्तकबिल पर फोकस किए बगैर किसी के दबाव को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज तक मैंने चिच्चा और चच्ची की बातों पर कान नहीं धरे थे। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मुझे भी अब्बा की तरह काम में लगाकर महदूद करना चाहते हैं, ताकि मैं तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा ना कर सकूं। आज जुम्मा का दिन था और मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया था क्योंकि कल फीस जमा करवानी थी। मैंने सोचा कि आज ही चिच्चा से फीस के पैसे ले लूं। अब्बा जितने भी पैसे कमाते थे वो सब चिच्चा के हाथ पर रख देते
और वहीं पैसे घर के बाकी अखराजात में लग जाते। मैं चिच्चा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, मगर अंदर दाखिल होने की हिम्मत न हुई। दरवाज़ा बंद था, लेकिन आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। अंदर निम्रा और चच्ची बैठी हुई थी और चिच्चा भी वहां मौजूद थे। निम्रा किसी बात पर सख्त जिद कर रही थी और मैं फौरन समझ गया कि जो भी वो कह रही है चच्ची इसे मानने को तैयार नहीं है। चिच्चा की सख्त गुरूर भरी आवाज़ कानों में पड़ी। बेगम, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, अपनी लाडली को समझाओ कि वो जो चाह रही है वो मुमकिन नहीं। मेरी नाक मत कटवाओ। इसकी शादी इस कंगले लड़के से नहीं हो सकती। भले ही वो इसे पसंद करती हो, लेकिन ये मेरे लिए कभी काबिल कबूल नहीं होगा। मेरी नब्ज तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अंदर जाकर निम्रा और चच्ची को देखना चाह रहा था, मगर खौफ और हैरत के बीच खुद को रोक लिया। दिल चाहा कि मैं बोलूं, लेकिन साथ ही मुझे याद आया कि अंदर कदम रखने का मतलब सिर्फ चिच्चा के सामने अपनी हिम्मत दिखाना होगा, और शायद ये मेरे लिए खतरे से खाली ना हो। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर गौर किया कि यह घर कभी भी अमन का नहीं रहा। हर फैसले के पीछे ताकत और खौफ की लकीर छुपी हुई है, और आज फिर एक नया फैसला इस खानदान की तकदीर बदल देने वाला था। मैं इस लड़की को किसी ऐसे शख्स की बीवी नहीं बना सकता जो सिर्फ कबाड़ के कारोबार में मसरूफ हो। चिच्चा की बातें अजीब और हद से ज़्यादा सख्त लग रही थी। शुरू में मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन जल्दी ही मुझे महसूस हो गया कि निम्रा किसी से शादी के फैसले की बात कर रही है और वह अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहती है। चच्ची ने खामोशी इख्तियार की थी, मगर निम्रा की आवाज़ इतनी बुलंद और पुरएतमाद थी कि कमरे की हर दीवार कांप रही थी। अब्बा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। ये मेरा फैसला है, और अगर आपको कोई एतराज़ है तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी, फिर आपकी नाक भी महफूज रहेगी। वो इतनी संजीदगी और अज़म के साथ बोली कि मेरे कान भी शर्मसार रह गए। इसने शायद खड़े होने की कोशिश की, क्योंकि इसके कदमों की आवाज़ वाज़ा सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक वो आहट रुक गई। चिच्चा ने फौरन इसे पकड़ लिया और गुस्से में कहा, बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि बाप के सामने ऐसे बातें कर रही हो? मेरी औलाद में से कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन इरफान देखो, वो हमेशा वालिदैन की बात मानता है और मेरी भी सुनता है। तुम इससे सबक सीखो, और तुम्हारी शादी में फैसला करूँगा कि तुम किसके साथ जाओगे, और वो ख़ानदान अमीर और काबिल एतबार होना चाहिए। इस लम्हे मुझे अंदाज़ा हुआ कि घर में ताकत के खेल और फैसला साजी की जंग कितनी पेचीदा है। निम्रा की हिम्मत और चिच्चा की सख्ती के दरमियान वो लम्हे जैसे वक्त को रोक गए थे। मैं खड़ा रह गया, दिल धड़क रहा था, ये सोचते हुए कि शायद आज घर की तकदीर बदलने वाली है और हर किसी के फैसले में छुपे राज और जज्बात अब सबके सामने आने वाले हैं। चिच्चा ने सख्त लहजे में कहा था, अगर तुमने कोर्ट मैरिज की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही यह बात हुई, निम्रा को शायद बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। मैं फौरन ही कमरे के दरवाजे से हट गया ताकि चिच्चा का गुस्सा मुझ पर ना निकले। निम्रा जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और मैं मुंह पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनके कमरे में दाखिल होता, और दिल चाह रहा था कि जैसे ज़मीन मुझे निगल ले। चिच्चा की आंखों में गुस्से की लकीर साफ नजर आ रही थी, और मुझे पता था कि वो अपनी बेटी का गुस्सा भी मेरे ऊपर निकाल सकते हैं। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और सोचने लगा कि ये घर कितने राज छुपाए हुए हैं। चिच्चा हमेशा हमें छोटे छोटे बहाने से बेइज्जत करते, कभी किसी काम पर ताना देते तो कभी किसी मामूली बात पर तनस करते, मगर आज मुझे एक राज का पता चल गया था जिसे मैंने महफूज कर रखा ताकि किसी मुश्किल वक्त में इसे सामने ला सकूं। आखिरी दिन आखिरकार लड़ झगड़ कर मैंने चिच्चा से फीस मिले ली और यूनिवर्सिटी रवाना हो गया। बेज़ाहिर मामूले के मुताबिक चल रही थी, लेकिन चिच्चा के घर में अब भी कुशीदगी की लहर थी जो हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद मैंने महरों से छुप छुप कर बात करने की कोशिश की, मगर इसे भी बहुत कम इल्म था। अब मुझे एहसास हुआ कि घर के अंदर छुपे राज और गैर मरई ताकत के खेल में हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है, और शायद जल्दी ही वो राज सामने आएंगे जो सबकी तकदीर बदल सकते हैं। मैं खुद भी जानता था कि ये राज अगर सही वक्त पर इस्तेमाल हो
तो चचा के गुस्से को भी मिटाया जा सकता है और ख़ानदान के अंदर कुछ नया तवाज़ुन कायम हो सकता है। या शायद निम्रा कुछ बताना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने दिल में ठान लिया कि इस मामले की तह तक जाऊंगा। चचा हमेशा मुझे बिलावजह जलील करते थे, कभी अब्बा की जवानी की कहानियां सुनाते और मुझे तनकीद का निशाना बनाते, तो कभी अम्मा के गरीब ख़ानदान के बारे में तनस करते, क्योंकि अम्मा का ताल्लुक़ ये काम घराने से था। शादी भी चचा ने खुद ही करवाई थी और इस वक्त अब्बा मुकम्मल तौर पर इनके रहमो करम पर थे और हकीकतन आज भी कुछ हद तक हैं, मगर चचा को फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी ताकत के नशे में हमें बार बार जलील करते रहते। मुँह से तानों की बारिश रखने का नाम नहीं लेती। मैंने फैसला कर लिया कि इस साजिश के तह तक पहुंचना ज़रूरी है। आज तक मैंने अब्बा और अम्मा से निम्रा और चचा के दरमियान हुई बहस के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, लेकिन दिल में जानता था कि एक दिन हकीकत सामने लाना पड़ेगा। एक हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए मेरी नज़रों से एक हैरत अंगेज मंजर गुजरा। निम्रा एक महंगी गाड़ी में किसी नौजवान लड़के के साथ जा रही थी। मैंने फौरन गाड़ी का पीछा किया और देखा कि वो एक बड़े और पुरतइश बंगले में दाखिल हो गई। यह मंजर मेरे लिए चौंका देने वाला था, क्योंकि चचा तो बार बार कहते आए थे कि वो अपनी बेटी की शादी किसी आम या गरीब लड़के से नहीं होने देंगे। तो फिर निम्रा इतने बड़े बंगले में क्यों जा रही है? दिल में यह सवाल उठा और एक छोटा सा शोला सा जलने लगा कि शायद इस बेटी ने अपनी मर्जी से कोई फैसला कर लिया है। मैं क्या कर सकता था? फिलहाल तो सिर्फ मुशाहिदा कर सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में यह ख्याल घूम रहा था कि शायद ये वाक़या ख़ानदान में छुपी हकीकतों को भी बेनकाब करें और वो राज जो चचा इतने अरसे से छुपाए हुए थे अब किसी दिन सामने आएंगे। मैंने बंगले का मंजर देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की राह ली, लेकिन दिल में एक अजीब सा खिंचाव रह गया था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि निम्रा और आज वो कदम उठाकर घर वापस आएगी जिसे चचा ने इतने अरसे से रोक रखा था। जब वो घर पहुंची तो वो एक डरी और सहमी हुई लड़की लग रही थी। किसी ने भी इसकी कैफियत पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैंने छुप छुप कर हर लम्हा महसूस किया। मेरी तवज्जो इस पर मुकम्मल मरकूज हो गई थी और मैं जानबूझकर इसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, जैसे किसी छुपी हकीकत का मुशाहिदा कर रहा हूँ। निम्रा की आवाज़ अचानक कमरे में गूंजी। मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और इसकी बातों से मेरी नब्ज़ तेज़ हो गई। वो कह रही थी, मैं अभी किसी को नहीं बताऊंगी कि हमारा निकाह हो चुका है। जब तुम रिश्ता भेजोगे और घर वाले कबूल ना करेंगे तभी मैं सब कुछ बताऊंगी, फिक्र मत करो। यह सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। दिल धड़कने लगा, सांस रुक गई और मुझे एहसास हुआ कि निम्रा ने वाकई एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, वो भी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। मैं लड़के होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर घबरा गया और सोचने लगा कि इस बेचारे की इज्जत और राज को अफशां करना मेरे बस में नहीं। दिल में एक अजीब सा जलन और एहतराम दोनों एक साथ उभरे और मैं खामोशी के साथ वहाँ खड़ा रहा, ये सोचकर कि शायद आने वाले दिनों में ये राज खानदान के अंदर छुपी हुई कई हकीकतों को बेनकाब करें। मैंने दिल में ये भी ठान लिया कि इस मामले में सिर्फ एक मुबस्सिर रहूँगा। किसी भी सूरत में निम्रा की आज़ादी और फैसले की इज्जत को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, चाहे ये राज कितने ही ख़तरनाक या अजीब क्यों ना हो। जब मुझे मालूम हुआ कि निम्रा ने अपने माँ बाप से अपनी पसंद के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो दिल में एक अजीब सुकून पैदा हुआ। मैं जानता था कि अब मेरा हक नहीं बनता कि मैं दोबारा से ये राज इनके सामने ले जाऊं। बस मुझे सही वक्त का इंतज़ार था। मेरे सेमेस्टर के आखिरी दिन करीब आ चुके थे। सिर्फ 4 दिन बाद मेरे पेपर शुरू होने वाले थे, इसलिए मैंने अपने ज़हन को मुकम्मल तौर पर पढ़ाई में मरकूज़ कर लिया। निम्रा और इसके मामले को मैंने शौरी तौर पर अपनी याददाश्त से निकाल दिया था और दिल में यह ठान लिया था कि जब तक सेमेस्टर ख़त्म नहीं होता किसी भी किस्म के गैर ज़रूरी मसाइल पर नहीं सोचूंगा। कुछ दिनों बाद अम्मा ने मुझसे दोबारा इसके बारे में सवाल किया। वो बड़ी बेसाख्ता अंदाज में बोली, ना जाने भाई साहब के यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। अक्सर कमरे से चिल्लाने और नाराज़गी की आवाज़ें आती रहती हैं। वाकई क्या मसला है? मैंने अम्मा से कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि दिल में कुरान पाक की आयत गर्दिश कर रही थी, अगर आप किसी की इज्जत रखेंगे तो अल्लाह आपकी इज्जत भी बढ़ाएगा।
اور اگر آپ کسی کی عزت کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ کی عزت بھی متاثر ہوگی۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ میں نمرا کی عزت اور راز کی حفاظت کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود دباؤ برداشت کرنا پڑے۔ اسی دوران میرے اندر ایک چھپی ہوئی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا، جیسے یہ راز صرف میری حفاظت میں ہے اور اس کے صحیح وقت پر کھلنے کا فیصلہ بھی صرف میری ہو۔ میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید یہ راز مستقبل میں چچا اور ان کے خاندان کے رویوں کی حقیقتوں کو بھی بے نقاب کرے، لیکن میں اس راز کو ابھی چھپائے رکھوں گا، کیونکہ عزت اور احتیاط دونوں ہی اس وقت زیادہ ضروری ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنی پڑھائی اور سیمسٹر کے امتحانات پر پورا دھیان مرکوز کر دیا اور باقی سب کچھ دل کے کسی گوشے میں محفوظ کر لیا۔ چچا ہر وقت ہمیں ذرا بھی اہمیت نہ دیتے ہوئے ہماری عزت پر قدم رکھتے اور ہمیں بے عزت کرنے میں پیش پیش رہتے تھے، مگر میں نے ان کی بیٹی کی عزت کو اپنی عزت کے برابر سمجھ کر دل میں ہمیشہ دبا کر رکھا تھا۔ آج تک کسی کو یہ راز نہیں بتایا تھا کہ وہ نکاح کر چکی ہے اور گھر کے باقی افراد بھی اس حقیقت سے بالکل انجان تھے۔ میں نے خود کو مکمل طور پر پڑھائی میں غرق کر لیا۔ پیپرز کے دنوں میں اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا اور گھر کا ماحول بھی ایسے سنبھالا کہ کوئی بھی مجھے یا میرے راز کو محسوس نہ کر پاتا۔ بس امتحان کے وقت ہی گھر سے باہر نکلتا اور فوراً واپس آ کر اپنی کتابوں میں ڈوب جاتا۔ بالآخر میرے پیپر زخم ہو گئے اور خوش قسمتی سے نتائج بھی شاندار آئے۔ اب رزلٹ کے اعلان کا انتظار تھا، کیونکہ اسی کے بعد میں نے پولیس میں اپلائی کرنا تھا اور میں نے ذہن بنا لیا تھا کہ کسی اچھی پوسٹ پر ملازمت حاصل کر کے میں اپنے والدین کو اس جبر اور ظلم والے ماحول سے آزاد کر دوں گا۔ میں گھر تو خرید نہیں سکتا تھا، مگر کرائے کا کوئی اچھا سا مکان لے کر اپنے ماں باپ کو دیس کی چھت دے سکتا تھا، جس کی اپنی حرمت اور تحفظ ہو۔ میں نے ذہن میں کئی پلانز بنا لیے، ہر قدم کے لیے حکمت عملی، اور دل میں یہ یقین بھی رکھ لیا کہ کوئی طاقت مجھے اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن وقت کی راہوں میں چھپے کچھ انجان ٹویسٹ بھی میرے انتظار میں تھے۔ چچا کی شرافت کا نقاب کسی دن اترے گا، نمرا کے راز کے اثرات گھر میں ہلچل مچائیں گے، اور میں یہ سب کچھ سنبھالنے کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار ہونا ہوگا۔ ہر لمحہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ صرف محنت اور صبر ہی وہ راستہ ہے جو مجھے اپنے مقصد تک لے جا سکتے ہیں۔ اور یوں وقت گزرتا رہا، لیکن زندگی کی یہ کشمکش اور چچا کے کھیل کبھی ختم ہونے والے نہیں لگ رہے تھے۔ اب میں زیادہ تر وقت گھر کے اندر ہی محسوس رہتا تھا۔ چچا ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے اور ان کی مخمول پینشن ہی گھر کا بنیادی سہارا تھی، اس لیے وہ خود کو کوئی کاروبار یا کام نہیں کرتے تھے۔ ابا کی محنت سے حاصل ہونے والی کمائی بھی وہ بلا روک ٹوک چچا کے ہاتھ میں دے دیتے اور کچن کا سارا سامان مشترکہ طور پر منگوایا جاتا۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کچن کے خرچ میں اصل میں کتنا پیسہ چچا کے اپنے وسائل سے آ رہا ہے اور کتنا ہمارے والد کی محنت سے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے دل ہی دل میں اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا، اور کئی بار میں نے ابا سے درخواست بھی کی تھی کہ بیٹا تم اپنا خرچہ خود رکھو، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابا کہتے بیٹا بھائی صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلانا قباحت نہیں، تم بڑے ہو کر بھی یہ سمجھو کہ یہ ہمارے بڑوں کا حق ہے۔ اسی وجہ سے میں آج تک زیادہ بول نہیں سکا، بس صبر کر کے ہر چیز کو دل میں دبا کر رکھتا۔ ایک دن معمول کے مطابق میں گھر پر آرام سے موجود تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ گھر کے مختلف کمرے میں کچھ غیر معمولی ہلچل ہو رہی ہے، جیسے کوئی چھپی ہوئی تیاریاں کی جا رہی ہو۔ کچن کی طرف ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی اور صحن میں بھی عجیب سی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ شاید چچا کوئی بڑا فیصلہ کرنے والے تھے، یا پھر نمرا اور محلو کچھ نیا کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے کے کونے میں کھڑا ہو گیا، ہر لمحہ تیار تھا کہ کوئی بھی لمحہ راز فاش ہو سکتا ہے۔ شاید چچا کچھ مالی معاملے میں منصوبہ بندی کر رہے تھے، نمرا کوئی نیا قدم اٹھانے والی تھی، اور محلو کی حرکتیں بھی اس کہانی میں نیا رخ ڈال سکتی تھی۔ مجھے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ گھر کی سطح پر سب کچھ معمولی لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر کچھ بڑے فیصلے ہونے والے ہیں جو سب کی زندگی بدل سکتے ہیں۔
मैंने अम्मा से पूछा तो वो नरमी से बोली, बेटा आज निम्रा को देखने के लिए भाई साहब ने कुछ रिश्तेदारों को घर बुला लिया है, इसलिए यहाँ हलचल मची हुई है। तुम घर पर ही रहना, अगर कुछ भी ज़रूरी हो तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। मैंने सोचा निम्रा अपने कमरे में दबकी हुई है, शायद वो जानती है कि माँ बाप अपनी मर्जी से लोगों को बुला रहे हैं और ये इसके निकाह के साथ बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। अंदर ही अंदर मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ दुरुस्त नहीं। एक जवान लड़की के लिए इतनी बेखबरी और बेइज्जती का माहौल खतरनाक हो सकता है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन चिच्चा को रोक दूं और अपनी बेटी से पूछकर ये मामला ख़त्म करवा दूं, लेकिन जैसे ही मैं इनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने देखा कि वो मोबाइल पर रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। शायद इन्हें हिदायत दे रहे थे कि दोपहर तक आ जाएं। मैं वहां खड़ा रह गया। दिल में सब्र और तशवीश के मिले जुले जज्बात उठ रहे थे, क्योंकि चिच्चा को रोकना मुमकिन नहीं था। और कॉल ख़त्म होने के बाद जब वो मेरी तरफ देखने लगे तो इनके चेहरे पर तेज़ गुस्सा और थकन की मिली जुली कैफियत थी। उन्होंने मुझे सख्त लहजे में कहा, तुम क्या मेरे ऊपर मौत के फरिश्ते की तरह छा गए हो? यहाँ से जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो समझ रहे थे कि मैं अपनी कोई मामूली बात करने आया हूँ, लेकिन मैंने अज़म के साथ कहा, चिच्चा मुझे निम्रा के बारे में आपसे बात करनी है। ये कहते ही इनकी आंखों में गुस्सा और हैरत की इम्तिजाज से झलक आई, जैसे इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस मामले को सामने लाने की अहमियत कैसे कर गया। इस लम्हे मेरे जहन में कई सवालात उड़ने लगे। क्या निम्रा वाकई अपने रिश्तेदारों की मर्जी के खिलाफ किसी फैसले पर अकेली कदम उठा सकती है? क्या चिच्चा अपनी बेटी के जज्बात को नज़रअंदाज करके सब कुछ तय कर देंगे? और सबसे अहम, मैं इस राज को कैसे संभालूं कि किसी की इज्जत मुतासिर ना हो? इस सारे माहौल में ये गैर मुतवक्का खौफ और जज्बाती पेचीदगी थी, जिससे मालूम हो रहा था कि घर के अंदर आने वाले लम्हे सबकी जिंदगी बदल सकते हैं। चिच्चा मेरी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गए। इनकी नजरें मेरे चेहरे पर जम गई और वो जैसे मुझे गैर मामूली निगाह से परख रहे थे। मैंने दिल की हिम्मत करके कहा, चिच्चा बात यह है कि निम्रा पहले ही निकाह कर चुकी है और ये राज सिर्फ मैं जानता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खुद इससे पूछ लें, ताकि किसी तरह की गैर ज़रूरी शादी या गलत फहमी ना हो। इस सब का सबसे बड़ा गुनाह आपके सर ना आए, क्योंकि अगर वक्त पर आपने इसकी बात ना सुनी तो मामलात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। ये सुनकर चिच्चा की आंखों में गुस्से के साथ हैरत भी झलकने लगी। अचानक उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी के बारे में ऐसे इल्ज़ाम लगाकर कैसे बात कर सकते हो? वो रिश्ता मेरी मर्जी और इसकी रजामंदी के मुताबिक है और इसने कोई निकाह नहीं किया। यह गलत फहमी तुम्हारे दिमाग में किसने भरी? मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से यह बात नहीं सुनूंगा। मैंने इनके गुस्से और धमकियों के बीच एक लम्हे के लिए दिल जमा किया और सोचा कि शायद ये वक्त है कि मैं भी खामोश हो जाऊं। दिल पत्थर सा हो गया और मैंने खुद से वादा किया कि जब तक चिच्चा अपनी आंखें खोलकर हकीकत ना देखे, मैं इन्हें यह बावर नहीं करवाऊंगा कि निम्रा ने क्या फैसला किया है। मैं चुपचाप वहां से निकल आया और मेरे जहन में एक अजीब सा सुकून और साथ ही घबराहट भी थी, क्योंकि मैं जानता था कि अब घर के अंदर छुपी कश्मकश सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है और ये राज वक्त के साथ सब कुछ बदल सकता है। दोपहर के वक्त जब रिश्तेदार घर पहुंचे तो निम्रा सीधी इनके सामने आकर बैठी, लेकिन इसके चेहरे पर वाज़ा उदासी और छुपी हुई नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। कहीं से भी ये तासर नहीं आ रहा था कि यह सब इसकी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि दिल में वो किसी और शख्स के साथ बंधी हुई थी और इस हकीकत में खुश होना तो बईद की बात थी। चिच्चा और मैं ये राज जानते थे, लेकिन चिच्चा हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ तय करने पर बज़िद थे। आखिरकार रिश्ता मंगनी की शक्ल में मुकम्मल हो गया और एक महीने बाद की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई, मगर निम्रा ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, जैसे इसके दिल में खामोश एहतजाज चल रही हो। मैं भी इसी कश्मकश से खुद को अलग कर चुका था, क्योंकि न चिच्चा की हकीकत सबके सामने लाना मेरा काम था और ना ही निम्रा की जज्बाती कैफियत को मज़ीद उलझाना मेरा हक़। मेरी तवज्जो अब अपनी पढ़ाई और मुस्तकबिल पर मरकूज़ थी, क्योंकि 2 दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आया था और वो शानदार निकला था। इसलिए मैंने पुलिस में दरख्वास्त दे दी थी और बुध वाले दिन इंटरव्यू होने वाला था।
मेरे पास सिर्फ चंद दिन थे, इसलिए मैंने दोबारा अपनी किताबों और नोट्स में गर्क होकर तैयारी शुरू कर दी। दिल में ये अज़म लिए कि चाहे घर के अंदर कितनी ही सियासी कशमकश हो, मेरा मुस्तकबिल और मेरी मेहनत किसी की जबर से मुतासिर नहीं होगी। साथ ही मैंने ये सोचा कि निम्रा के राज को अपनी आंखों के सामने महफूज रखूं और कभी गलत हाथ या किसी गैर ज़रूरी बात से इसे मुतासिर ना होने दूं, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी खामोशी भी सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने दिल में ठान लिया था कि इस इंटरव्यू को हर हाल में कामयाबी से मुकम्मल करना है, क्योंकि इसी एक मौके से मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। अगर मुझे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती तो ना सिर्फ मेरे मुस्तकबिल के रास्ते खुल जाते, बल्कि मेरी वालिदैन की भी परेशानियां ख़त्म हो जाती। हर वक्त मैं दिल में दुआ मांगता रहा और अम्मी अब्बा से भी कह दिया था कि मेरे लिए खुसूसी दुआएं करें। अम्मी हमेशा मुस्कुराकर कहती थी, बेटा तुम्हें दुआओं की ज़रूरत नहीं, मेरी हर दुआ तुम्हारे साथ है। मंगनी के बाद कभी कभार मैं निम्रा को देखता कि वो एक ही लड़के के साथ बाइक पर जा रही होती और कभी इसी लड़के के साथ गाड़ी में, कभी बाइक पर, कभी गाड़ी में सफ़र करना मुझे अजीब लगता था और दिल में ये सवाल उठता कि आखिर ये तज़ाद क्यों। शायद लड़का किसी दोस्त की गाड़ी इस्तेमाल करता होगा या फिर वो चिच्चा की नज़र से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ अपने फैसले कर रही थी और इसकी छुपी हुई दुनिया का अंदाज़ा घर वालों को नहीं था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस राज को चुप रखूंगा, क्योंकि ये राज निम्रा की इज्जत और मेरे ख़ानदान के सुकून दोनों के लिए अहम था। आखिरकार वो दिन आ गया जब मुझे इंटरव्यू देना था। मैं सुबह सवेरे उठा, दिल में बेचैनी और उम्मीद के साथ किताबें और नोट्स साथ रखे, दुआ मांगते हुए कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे। लेकिन दिल के किसी गोशे में यह खौफ भी था कि घर के अंदर छुपी हुई हकीकतें और चिच्चा की जबर की दुनिया मेरी तवज्जो बटाने की कोशिश न करें। मैंने अपने आप से कहा, अब कुछ भी हो जाए ये मेरा वक्त है और आज मैं अपनी मेहनत और दुआ के बलबूते पर सब कुछ हासिल करूंगा। इंटरव्यू के लिए मुझे दोपहर जाना था, लेकिन मैंने फैसला किया कि सुबह सवेरे उठकर सब कुछ दोबारा से रिवाइज करूंगा और अपनी तैयारी को पुख्ता बनाऊं। नाश्ता मुकम्मल करने के बाद मैं गुस्ल के लिए गया और सबसे बेहतर सूट पहनकर जब बाहर आया तो चच्ची की हैरत भरी नज़र मेरे ऊपर थी। तुम कहाँ तैयार होकर जा रहे हो? इनका लहजा कुछ अजीब सा था जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जवाब दिया, चच्ची जान, मैं आज सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, आप दुआ करें। चच्ची ने मेरे लिए कोई खुशी नहीं दिखाई, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि इनके दिल में शायद मेरी कामयाबी के बजाय कुछ शुकूक व शहबात और नाखुशगवार जज्बात भींप रहे हैं। वो चुपचाप कमरे में वापस चली गई। मैंने अपने नोट्स और फाइलें दोबारा चेक की, ज़हन में प्लानिंग की और सहन में बैठकर वक्त गुजारने लगा। अचानक चिच्चा सहन में आई। मेरे हाथ में फाइलें देखते ही इनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें वाज़ा हो गई। इंटरव्यू वगैरह के चक्करों में न पड़ो, अपने बाप के साथ दर्जी का काम सीखो और 4 पैसे कमा कर लाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो चिल्लाने लगी। मैं अंदर से झुंझला गया, लेकिन समझ गया कि चिच्चा हमेशा अपनी ताकत और खौफ के बलबूते पर हमें काबू में रखने की कोशिश करते हैं। मैंने दिल में सोचा कि यह भी एक इम्तिहान है और आज मैं ना सिर्फ इंटरव्यू कामयाब होकर खुद को साबित करूंगा, बल्कि ये भी दिखाऊंगा कि मैं अपने फैसले और मेहनत के ज़रिए अपनी तकदीर बदल सकता हूँ। इसी दौरान मैंने देखा कि निम्रा खुफिया अंदाज में सहन में कुछ देर खड़ी रही। शायद वो भी मेरे हौसले की कदर कर रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मेरे इर्द गिर्द के हर किरदार में छुपी हुई कहानियां हैं। हर किसी की अपनी चालाकी और ये दुनिया सिर्फ खौफ और ताकत पर नहीं, बल्कि हिकमत, सब्र और सोच पर भी चलती है। मैंने अपनी सांसें संभाली, दिल में मजबूत इरादा किया और इंटरव्यू की तैयारी में मुकम्मल डूब गया। आखिर कब तक बाप के बोझ तले दबे रहोगी और तुम्हें लगता है कि तुम ये इंटरव्यू कामयाबी से पास कर लोगे? तुम्हारी सलाहियत इतनी नहीं कि इस इम्तिहान में कामयाब हो सको, इसलिए अभी पीछे हट जाओ। चिच्चा का गुस्सा जहन में महसूस हो रहा था और वो हर मुमकिन तरीके से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने इसे काबू में रखा। दिल में पहले ही यह फैसला कर लिया था कि अगर कोई मुझे रोकने आएगा तो मैं अपनी राह नहीं बदलूंगा और इनके सामने लघवी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इस तरह मेरी तमन्नाई ज़ाया हो जाती। मैंने चिच्चा के अल्फाज को नज़रअंदाज किया
और ख़ुद को बाहर निकाल लिया। दफ्तर के बाहर पहुंचकर मेरी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो इंतहाई गरीब लग रहा था। इसके कपड़े फटे पुराने थे और वो रो रहा था, हर किसी से चंद रुपये के लिए इल्तिजा कर रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अपनी दवा खरीदने के लिए पैसे मांग रहा है, लेकिन कोई भी इसे मदद नहीं कर रहा था। मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपये थे और बाइक चंद दिनों से ख़राब थी। पैसे भी नहीं थे कि इसे ठीक करवा सकूं, इसलिए बस पर आना पड़ा था और वापस भी मुझे फ्लैग ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी थी। मैंने दिल में सोचा कि आज सिर्फ ये इंटरव्यू ही नहीं बल्कि ज़िंदगी की छोटी छोटी आजमाइशें भी सामने हैं। शायद ये बूढ़ा शख्स भी किसी इम्तिहान में है और मैं इसकी मदद करके अपनी इंसानियत का इम्तिहान पास कर सकता हूँ। मैंने 200 रुपये इसके हाथ में दे दिए। इसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की चमक देखी और ख़ुद को भी एक सुकून महसूस हुआ। आज का दिन सिर्फ मेरे इंटरव्यू का नहीं बल्कि मेरे फैसले, मेरी बर्दाश्त और मेरे किरदार का भी इम्तिहान था। लेकिन मैंने आज अपने फैसले पर पुख्ता यकीन कर लिया था कि ये 200 रुपये में सिर्फ रकम नहीं दे रहा बल्कि किसी बुजुर्ग की मदद करके इंसानियत का एक छोटा सा सबक भी दे रहा हूँ। मैंने जेब से 200 रुपये निकाले और बड़े एहतराम के साथ इनके हाथ में रख दिए। फिर अपनी राह इख्तियार की। इंतज़ार में खड़ा था और आसपास कई लोग भी इंटरव्यू के लिए कतार में थे। हर कोई पुरजोश और पर उम्मीद नज़र आ रहा था। जब मेरी बारी आई और मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने बैठा शख्स वही बुजुर्ग थे जिनकी मैंने अभी चंद लम्हे पहले मदद की थी, लेकिन इनका हुलिया ऐसा बदल चुका था कि मैं इनकी शनाख्त करने में तकरीबन नाकाम रह गया। वो अब मुकम्मल थरी पेस्ट सूट में मलबूस, बालों को शानदार अंदाज से सेट किए और एतमाद से भरपूर बैठे थे। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा इम्तिहान पहले ही हो चुका है। मेरी हैरत का पैमाना जवाब नहीं दे रहा था। मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन वो बोल पड़े, इंटरव्यू लेने से पहले मैं हमेशा इंसानियत का टेस्ट लेता हूँ और तुमने ये टेस्ट कामयाबी से पास कर लिया। आज तक कोई भी शख्स मेरे टेस्ट में नहीं पास हुआ, लेकिन तुमने अपने दिल की नेकी और ईमानदारी दिखाई। तुमने ना सिर्फ मेरी नज़र में बल्कि ख़ुद में भी एक नया एतमाद पैदा किया है। मैंने अभी समझा कि यही वो लम्हा है जब छोटे छोटे फैसले बड़ी कामयाबियाँ ले आते हैं। मेरी 200 रुपये की मदद ने न सिर्फ इस बुजुर्ग की ज़िंदगी में आसानी पैदा की बल्कि मेरी खिदमत का दरवाज़ा भी खोल दिया। फिर उन्होंने मुझे मुस्कुराकर खुशखबरी सुनाई, तुम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मुंतखब हो गए हो। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में नेकी और ईमानदारी के फैसले ही हकीकी कामयाबी के दरवाजे खोलते हैं। ये लम्हा मेरे लिए किसी ख्वाब का पूरा होने से कम नहीं था। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और दिल में शुक्रगुजारी की एक लहर दौड़ गई कि मैं अपने रब का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं इतना जज्बाती था कि सामने बैठे इस बुजुर्ग को अपनी सब तकालीफ सुनाना शुरू कर दिया, हालांकि वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे और मैं पहली बार इनसे मिला था। शायद दिल की शिद्दत और लंबे अरसे की दबी हुई फिक्र की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी के हर मुश्किल लम्हे, चिच्चा के जुल्म, घर के मसाइल और अपनी मेहनत की दास्तान इनके सामने रख दी। वो खामोशी से मेरी बातें सुन रहे थे, फिर अचानक कुर्सी से उठे और बड़े नरमी से मेरे सर पर हाथ रखा। उन्होंने मुझे अपने तजुर्बे सुनाते हुए कहा, बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह की जद्दोजहद में बड़ा हुआ हूँ। मैंने भी मेहनत करके अपने वालिदैन को सहारा दिया और आज मैं तुम्हें इसमें मदद दूंगा। फिर एक लम्हे के लिए वो रुक गए और बड़े एहतियात से बोले, ये घर खाली खड़ा है, मैं इसे अभी मुकम्मल तौर पर तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुम अभी सिर्फ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ही हो। तुम्हें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है और बड़ी पोस्ट हासिल करनी है, लेकिन जब तक वो घर फारिग है तुम वहाँ रह सकते हो। अपनी ज़ाती ज़िंदगी और काम दोनों संभालो। इनके ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखें दोबारा भीग गई और मैं इनकी झोली में खुद को महसूस करके मज़ीद रोने लगा। उन्होंने मुझे गले से लगाया और वो लम्हा ऐसा था कि दोनों के दुख और तजुर्बे एक दूसरे में घुल गए। इस वक्त मैंने समझा कि नेकी और मेहनत की छोटी छोटी करम फरमाई ही कभी कभार ज़िंदगी के सबसे बड़े इनामात ले आती है। मैंने दिल ही दिल में अज़म किया कि यह मौका ज़ाया नहीं होने दूंगा और मुस्तक़बिल में इस भरोसे और मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। जब मैं मिठाई का डिब्बा लेकर घर पहुंचा तो घर की फ़िज़ा बिल्कुल बदल चुकी थी।
चिच्चा की फैमिली में हलचल मच गई थी। हर किसी के चेहरे पर हैरत और थोड़ी खौफजदगी साफ नजर आ रही थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब वाकई हो चुका है, लेकिन हकीकत तो हकीकत थी और इसे मानना ही पड़ा। मैंने अम्मा और अब्बा से बात करके तय कर लिया कि हम इस घर से जल्दी रवाना हो जाएंगे, और खुशकिस्मती से वो दोनों भी इस फैसले पर राजी थे। मगर चिच्चा के दिल में एक अजीब सा टूटा हुआ गुरूर और जिद थी। वो बिल्कुल भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे थे कि हम अपना रास्ता लेकर जा रहे हैं। 15 दिन बाद निम्रा की शादी थी और मुझे दिल ही दिल में शक था कि ये शादी हकीकत में हो भी पाएगी या नहीं। हमने मंसूबा बनाया था कि शादी के बाद अपने नया घर में शिफ्ट होंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से पहले ही चिच्चा और इनके घर वालों ने हालात का पता लगा लिया और निम्रा के रिश्ते को रोक दिया। वो रिश्ता ख़त्म हो गया और चिच्चा ने मुझे और हमारे ख़ानदान को ज़बानी ज़ख्मों से हिलाकर रख दिया। लेकिन यही वो दिन था जब मैंने अल्लाह की कुदरत देखी। ये बदला हमने नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ने खुद ले लिया। हैरत की बात यह थी कि इस दिन चिच्चा खुद मेरे कदमों पर गिरकर मिन्नत करने लगे और बोला, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, इस लड़के से अपनी बेटी का निकाह करो। मैं इसकी मुखाफलत नहीं करूँगा, तुम इसे अपने निकाह में ले लो। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिल यकीन था, क्योंकि वही शख्स जो बरसों तक हमें जुल्म और जिल्लत में मुब्तला करता रहा, आज मुझसे आजिज़ी के साथ ये इल्तिजा कर रहा था। मैंने सोचा क्या वाकई ये मुमकिन है कि वो इतना ढीठ होकर अपने किए पर नादिम हो जाए और एक मर्तबा फिर मुझसे मदद मांगे। और सबसे हैरान कुन बात यह थी कि वो जानते हुए भी कि निम्रा किसी और के निकाह में है, अब भी मेरी हमदर्दी और फैसले का मुंतज़िर था। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज़ और नसीब भरा दिन बन गया, जिस दिन जुल्म और इंसाफ और अल्लाह की कुदरत सब कुछ एक साथ नजर आया। चिच्चा अपने आंखों में निदामत और आजिज़ी लिए मुझसे कह रहे थे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो और अपनी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ दे दो, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैंने इनसे साफ कह दिया कि यह मुमकिन नहीं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। इसी लम्हे अब्बा मेरे करीब आए और कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा माफ़ करने वाला बड़ा होता है, तुम अपने चिच्चा को माफ़ कर दो। लेकिन मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। दिल की गहराइयों से निकली हुई आवाज़ थी, अब्बा मैं बड़ा नहीं बनना, मैं छोटा ही ठीक हूँ। मैं इन्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकता। मेरे बचपन के सारे बरस इनके जुल्म और दबाव में गुजरते रहे, और अब जब मैं किसी कदर काबिल हो गया तो वो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए भी अमीरों की तलाश में लगे रहे, और हमारे लिए बस गरीबी ही मुनासिब थी। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि इनके सामने कभी भी नरम नहीं होऊंगा, और इसी दिन हमने ये फैसला किया कि इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दें। अगले एक हफ्ते के अंदर हमारा सारा सामान नए घर में पहुंच गया और मैंने हर चीज़ का इंतज़ाम खुद किया। जैसे ये वाज़ा कर दूं कि अब हमारी ज़िंदगी हमारी अपनी है। अब्बा ने कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं चिच्चा को माफ़ कर दूं, मगर ये मेरे बस में नहीं था। एक तो उन्होंने मेरे बाप की जवानी को नुकसान पहुंचाया, दूसरा बरसों तक मेरे बचपन पर कब्जा जमा रखा, और अब जबकि हम खुद कुफैल हो गए हैं, वही शख्स आजिज़ी के साथ मिन्नत कर रहा था कि मैं इसे बख्श दूं। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि यह माफ़ी मेरे ताकत में नहीं, और मैं अपने उसूलों और इज़्ज़त के साथ नए सफ़र की तरफ रवाना हुआ। चिच्चा ने मुझे बचपन में काम पर लगाकर ज़िंदगी के आसान लम्हे छीन लिए थे, और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो मेरे लिए ज़िल्लत और दबाव का बाज़ भी बने, जिसकी वजह से मेरी पर्सनालिटी कई बरसों तक दबकर रह गई। मगर वक़्त के साथ मैंने खुद को संभाला और अपने अंदर की ताकत को पहचाना। वक़्त गुजरता गया और मैंने तालीम जारी रखी, मेहनत की और अपने मकसद के लिए लगन दिखाई। 2 साल के अंदर मैं न सिर्फ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर कामयाब हुआ, बल्कि इससे भी आला दर्जे की जिम्मेदारियों पर फायज हो गया, और हुकूमत की तरफ से हमारा पुराना घर मुकम्मल तौर पर मेरे नाम कर दिया गया। चिच्चा कई बार मिन्नत करने आए, मगर अब कुछ बदल चुका था। निम्रा जिस लड़के से निकाह कर चुकी थी वो अपने मुफाद के लिए इससे फ़ायदा उठा चुका था, और अब वो अपने माँ बाप के घर ही मौजूद थी। इन सब के बावजूद मेरे दिल में इनके लिए कोई तरस नहीं था। शायद मैं इतना सख्त हो गया था, या शायद इनके जुल्म ने मुझे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए सख्त था, बाकी दुनिया के लिए हमेशा मेहरबान रहता था। कुछ दिन बाद अब्बा के पुराने दोस्त जो कभी दर्जी के काम में मसरूफ़ थे, अचानक हमारे घर आए।
इनके आने से घर का माहौल बदल गया। उन्होंने बताया कि माजी में चिच्चा की हरकतें न सिर्फ हमारे ख़ानदान के लिए नुकसानदार थी, बल्कि इनके राज भी कुछ अरसे तक छुपे हुए थे, और आज मैं इन सब का इल्म पाकर हैरान रह गया। ये दोस्त मेरे लिए एक मौका लेकर आए जिससे मैं न सिर्फ अपनी पोजीशन को मज़ीद मजबूत कर सकता था, बल्कि निम्रा और इसके मुस्तकबिल के बारे में भी दुरुस्त फैसला कर सकता था। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि माजी के ज़ख्म चाहे कितने ही गहरे हों, वक़्त के साथ अक़ल, हौसला और सही लोगों की रहनुमाई सब कुछ बदल देती है। इनकी बेटी का निकाह बड़ी सादगी और खामोशी के साथ मुकम्मल हुआ। वो लोग माली तौर पर काफ़ी कमज़ोर थे, मगर दिल से बहुत अजीम और शरीफ थे। चिच्चा शफीक अपनी बेटी की हिफाजत और मुस्तकबिल के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थे, क्योंकि माजूरी के बाद वो खुद अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के काबिल नहीं थे, और इसी वजह से उन्होंने अब्बा से मदद तलब की थी। मैंने भी इस मामले में हिचकिचाहट न दिखाई और फ़ौरन कहा कि मैं इस लड़के को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए तैयार हूँ। यूँ साइखा मेरी बीवी बनकर हमारे घर में दाखिल हुई और हमारे दरमियान ताल्लुकात में एक हैरत अंगेज़ हम आहंगी पैदा हो गई। वो बहुत मेहरबान और बाहया लड़की थी, जिसकी सोच और रवैया मेरी तरह ज़िंदगी की सादगी और मेहनत पसंदी पर मुबनी था। फ़र्क सिर्फ यह था कि वो अपने छोटे घर में अपने वालिदैन के साथ अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रही थी, जबकि मैं बड़े घर में अपने वालिदैन के साथ चिच्चा की सख्त और कंट्रोल करने वाली मर्जी के तहत जिया करता था। यह फ़र्क मेरे बचपन और नौजवानी के एहसास से कमज़ोरी में बहुत बड़ा सबब था, लेकिन वक़्त के साथ मैंने अपने अंदर एतमाद पैदा किया और ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में मजबूत और ख़ुद मुख्तार था, लेकिन चिच्चा और इनकी बीवी वही अपनी पुरानी आदतों में मसरूफ़ थे। निम्रा की ज़िंदगी भी अब भी इनके दबाव और झगड़ों से मुतासिर रहती थी, मगर शायद अल्लाह ताला ने इन्हें यह सबक दिया कि जो दूसरों को जलील करते हैं, आखिरकार इन्हें भी अपनी हरकतों के मुताबिक नतायज भुगतने पड़ते हैं। ज़िंदगी में इंसाफ और सब्र का यही सबक है कि हर जुल्म का हिसाब अल्लाह के पास है। ये दास्तान हमें यह सिखाती है कि सब्र, हौसला और अपने उसूलों पर कायम रहने से ज़िंदगी में कामयाबी और इज़्ज़त हासिल होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।